खबरों से हट अब ज़रा दर्द दिल की बात करें, उस मसले की बात करें जिस पर बहुत पहले बात होनी चाहिए थी। उस दर्द के दवा की बात करें जो अगर आज हाथ नहीं लगा तो आने वाले दिनों में हम हाथ मलते रहेंगे। आज एक का घर जल रहा है, कल हमारी बारी होगी। इसलिए बाखबर हो जाइए, क्योंकि जम्मू कश्मीर उड़ता जम्मू कश्मीर बन रहा है। मजीद वजाहत आपको इस बात से समझ आएगी कि पिछले 2 दिन से जो एदाद शुमार मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, उससे आपको इस बात का इल्म होगा कि किस तरीके से हमारे नौजवान, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस दलदल का शिकार हो रही हैं। और एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों की तादाद में अब ये केसेस सामने आ रहे हैं। सोबा कश्मीर तो कश्मीर, जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों से भी इस तरीके की इतलात आ रही हैं और हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी नौजवान की लाश कहीं ना कहीं पड़ी मिली रहती है। अगर आप बगौर जायजा करें, बगौर देखें तो पता लगेगा कि ड्रग का मामला है, यानी जो वो ड्रग्स लेती हैं, ज्यादा लिया, हरकत कलब बंद हुई, मौत वाक़या हुई। और फिर जब आप उन घरानों को टटोलने की कोशिश करेंगे, खंगालने की कोशिश करेंगे, तो पता लगेगा कि वो घर उजड़ चुके हैं। एक तरफ से नौजवान जो दलदल में फंसा है, दूसरी तरफ से उनके अहली खाना मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। यानी एक नहीं, पूरा घर तबाह होता है। 1:5 का रेशियो ये बन रहा है। और इस तरीके से अगर आप इस रेशियो को देखेंगे तो ये लाखों की तादाद में इस वक्त हमारे सामने है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है, न तो मीडिया, न तो सिविल सोसाइटी, न तो अरबाब, न तो हिज़्ब इख्तिलाफ, ना ही माहिरीन इस पर हिकमत अमली को तरतीब देकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सियासतदानों की तरफ से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बयानात जरूर आते हैं कि मंशियात पर रोकथाम के लिए सख्त कवानीन का निफाज अमल में लाया गया। मंशियात के कानून को निफाज अमल में लाया गया, कुछ घरों पर ताले भी चढ़े, कुछ लोगों पर PSA भी लगा। लेकिन क्या यह दलदल खत्म होने का नाम ले रहा है? क्या यह धंधा खत्म हो रहा है? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज तक भी उन बड़े डीलर्स को, उन बड़े माफिया हीरोज को बेनकाब नहीं किया गया जो इस पूरे गोरख धंधे के पीछे है। और आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी ब्यूरोक्रेसी के नौजवान, हमारी ब्यूरोक्रेसी के साथ जुड़े हुए लोग, नॉन ब्यूरोक्रेसी के साथ आम लोग इस दलदल का शिकार बन रहे हैं। 5वें पायदान पर हम आ गए हैं। ये मैं नहीं, सरकार अपने अदाद शुमार बता रहे हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए से कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 2 आवाजें आपको सुनाएंगे जो दिल को दहला देती हैं। और फिर लैला कुरैशी हमारे साथ होंगे, जिनके साथ हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। उड़ता जम्मू कश्मीर, जिम्मेदार कौन? यही सवाल हमारे सामने। जिम्मेदार कौन? क्योंकि इस पर कोई खुलकर बात नहीं कर रहा है। चाहे हम सियासी जमातों की बात करें, दीगर मुद्दों पर अगरचे बात होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन ये भी एक अहम मुद्दा है क्योंकि मुस्तकबिल का सवाल है। और आपको बता दें कि इस उड़ता जम्मू कश्मीर में 2 सालों के अंदर मंशियात की ज्यादा मिकदार, यानी जिसे आप ओवरडोज कहते हैं, 267 अमवात हुई है। ये ज़राए के हवाले से खबर है कि 2 सालों के अंदर 267 लोगों की जान गई है ओवरडोज की वजह से। और 1,08,000 मर्द, 36,000 खवातीन भंग का इस्तेमाल करते हैं। मंशियात की एक किस्म भंग, जिसका ये मर्दों खवातीन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह 5,34,000 मर्द और 8,000 खवातीन ओपन डेज के ड्रगेंट में मुब्तला है। इस मंशियात में ज्यादातर खवातीन मुब्तला है। और फिर 1,60,000 मर्द और 8,000 खवातीन दीगर मंशियात में मुब्तला है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो मर्दों के साथ साथ खवातीन की भी एक खास तादाद है जो इस दलदल में इस वक्त फंस चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। बोले चलो आज कर लो, एंजॉय कर लोगे, वो कर लोगे। जब मैंने ये एंजॉय करना स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 4 दिन के लिए मैंने ये, तो मुझे लगता है मेरे को फ्री में मिला है। जब मैं धीरे धीरे इसका एडिक्ट होता गया, जब मेरे को कल को ये मिला नहीं, तो
तो मैं मजबूर हो गया मेरे घर वालों को बोलने के लिए कि मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को ये चीज़ लानी है, मेरे को वो चीज़ लानी है, मेरे को स्कूल की फ़ी भरनी है। तो मैं उठा के पैसे लेके जाता था, वहाँ से लेके आता था, वो सब्सटेंस तो यूज़ करता था। यही चीज़ें रोज़ चलता गया जब तक मेरे फैमिली मेम्बर्स को शक होने लगा। अपना जो मेरा क्लोज रिलेटिव था और फ्रेंड भी था, मान लीजिए, उन्होंने मेरे घर वालों को बोला था कि आपका बेटा जो है ये ऐसे ऐसे गलत काम करता था। उनको तो ऑलरेडी शक था, तो उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि आपका बेटा जो है वो गलत काम में, गलत संगतों में पड़ा है। तो उसके बाद सर वो सिचुएशन तो मेरी जाहिर सी बात है सर सामने आ गई कि मैंने उनको सीधे सब कुछ एक्सेप्ट किया। मैंने अपने हाथ ऊपर किए, मैंने बोला हाँ गलती करता था, अब बस बचा लो मेरे को। तो उसके बाद सर उन्होंने मेरे को रिहैबिलिटेशन लिया था ड्रग डी एडिक्शन सेंटर। तो फिर डॉक्टर्स ने साफ साफ मना किया था कि अगर इस करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, जिंदा नहीं बच पाओगे। तो उसके बाद से फिर छोड़ना पड़ा। हम स्कूल के पीछे जाते थे, मतलब उधर बहुत डिस्टेंस पे ग्रेवियर था, क्योंकि उधर पे आता जाता नहीं था कोई। तो फिर स्कूल भी चेंज किया, बट वो लत छूटी नहीं हमारी उतनी ज़्यादा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके थे उसके साथ। तो वो पैसे ऐसे फ्री में नहीं देते थे, जैसे पहले उन्होंने इनवाइट किया था आ जाओ करो फ्री में, हमें भीख मांगनी पड़ती थी उनसे कि थोड़ा दे दो, बट वो नहीं देते थे। फिर चोरी का दिमाग में आता था, बट की नहीं। फिर फ़ोन्स जो भी हमारे पास अपना मटेरियल होता था महंगा तो वो बेच देते थे, तो अपना वो करते थे जी। एक बार हम स्कूल में ही थे, बट वो कर रहे थे, बट उन्होंने हमें नहीं दिया उस टाइम। मतलब वो देख के हमें अंदर से होता है कि हमें चाहिए, बट वो नहीं दे रहे थे उस टाइम। मैंने फर्स्ट टाइम बाहर जाके किसी अननोन पर्सन को अपना आईफोन कुछ ही चंद पैसों के लिए वो बेच दिया मैंने, ताकि मैं ले सकूं वो। मेरी पढ़ाई पे तो बहुत इफेक्ट, पहले मैं 90% लेके आती थी, फिर जब हम एडिक्ट हुए इससे हमारी परसेंटेज पे बहुत असर पड़ता है। फैमिली पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी लाइफ ख़राब नहीं हो रही होती, हमारी फैमिली की लाइफ भी ख़राब हो रही होती है इस वजह से। चलिए, दो मुख्तसर सी बातें मैंने आपको बताई कि किस तरीके से इस दलदल में फंसा जाता है और फिर वापस निकलने के रास्ते बड़े महदूद होते हैं। लैला कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम ज्वाइन करने के लिए। किन अल्फाज से इन मामलात को हम देखें, मेरी सिविल सोसाइटी का हाल क्या है वो सबके सामने, लेकिन आप एक ऐसी शख्सियत है जो बराह रास्त इस तरीके के मरीज़ों के साथ, लोगों के साथ, लड़कियों के साथ मिलती है। ज़रूर मेरे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि कैसी कैफियत होती है जब ये आदमी आपके पास आता है, क्या कुछ होता है उसके दिमाग में, इस तरीके से आप उसको ट्रीट कर पाते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया जिससे लोगों को अवेयरनेस मिलेगी और थोड़ा बहुत हम एजुकेट कर सकें, क्योंकि हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा ड्रग्स बढ़ चुका है। मुझे लगता है पहले जो डेटा था उससे डबल हो रहा है, डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। रही बात जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर में, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है मैं कैसे बयान करूं कि उनकी हालात कैसे होते हैं। आप समझे कि जैसे एक पानी से मछली निकालती है वो कितनी तड़पती है पानी के लिए, वैसे ही ये बच्चे तड़प रहे होते हैं अपने लत के लिए, जो ड्रग्स इन्होंने लिए होते हैं उसके लिए तड़पते हैं ये। तो सबसे पहले जो हमारा ट्रीटमेंट है वो विड्रॉल्स को केटर करता है, क्योंकि विड्रॉल सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं। विड्रॉल्स का मतलब ये है कि आपकी बॉडी से ड्रग निकल रहा है, आप ड्रग्स छोड़ रहे हैं। उस टाइम पे बॉडी कोलैप्स हो सकती है, ब्लड प्रेशर हाई लो हो सकता है, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनके लिए काफ़ी रिस्क होता है। इनफैक्ट इतना ज़्यादा गट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उल्टियाँ आते हैं, लूज मोशंस लगते हैं। लिटरली एक बच्चा जो है वो 7 दिन तक सिर्फ अपनी बॉडी के साथ जूझ रहा होता है, क्योंकि उसको बेतहाशा तकलीफ होती है। सिर्फ बॉडी तकलीफ नहीं, उसको इतनी क्रेविंग होती है कि बस मैं तोड़ फोड़ करके यहाँ से निकलूं और किसी तरीके से पेडलर के पास पहुंचूं और ड्रग्स ले लूं। हमारे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने हाथ पांव हमारे जोड़े, जिन्होंने भागने की कोशिश की, जिन्होंने स्टाफ पे अटैक किया, जिन्होंने हमें अब्यूज किया कि भाई हमें यहाँ से निकलना है, हमें ड्रग करना है, तो उस टाइम पे विड्रॉल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। केटर अच्छे से करना, उसके लिए हमारे साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर उमर, ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। वो उनको मेडिकेशन दे के, कुछ इंजेक्शंस दे के, उनका जो भी फार्मा ट्रीटमेंट है वो उनको करके विड्रॉल्स केटर करते हैं। उसके बाद बच्चा थोड़ी बहुत कंडीशन में आता है कि वो हमसे बात कर सकता है, फिर काउंसलिंग उनकी स्टार्ट होती है। काउंसलिंग के बाद उनकी डेली एक्टिविटीज़, जिसको मैं कहूँगी कि एक रहन सहन का तरीका, नहाना,
अपने दांतों को ब्रश करना, खाना पीना, वो सब वो भूल गए होते हैं, उनको याद ही नहीं होता या उनकी वो आदत ही रह गई होती है। उनको वापस वॉशरूम में ले जाना, नहलाना, उनकी अपनी सफाई करवाना, उनके दांत ब्रश करवाना, उनको खाना, उनकी एपेटाइट ज़ीरो हो गई होती है जिस वजह से उनमें बहुत बॉडी में कमज़ोरी आई होती है। आहिस्ता आहिस्ता उनको वो फूड देना जो वो खा सके, जिससे उनकी एपेटाइट बढ़े। उसके बाद तीसरा फेज आता है पेरेंट्स का, फैमिली इन्वॉल्वमेंट होती है। बिकॉज मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हाथ होता है फैमिली का जब बच्चे इसमें मुलविस होते हैं। उनके साथ फैमिली सेशंस होते हैं, बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद फोर्थ फेज आता है जब हमें लगता है कि नहीं, बच्चा अब बाहर की दुनिया के साथ लड़ने के लिए तैयार है। हम कोशिश करते हैं उसको ट्रायल पे डिस्चार्ज करने के लिए। ट्रायल पे डिस्चार्ज करने से पहले हम कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी को कहीं ना कहीं हम एम्प्लॉयमेंट दें या कोई ना कोई ऐसा जरिया दे कमाने का जिससे वो घर पे ना बैठे। कुछ जगहों पे हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ जगहों पे नहीं होते हैं। जब बच्चा बाहर निकलता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ट्रीटमेंट की है, जब बच्चा बाहर निकलता है। हमारे सेंटर में सारे बच्चे अच्छे फ्री होते हैं, बट बिकॉज यहाँ पे हमारा माहौल वैसा है, जब बच्चा बाहर जाता है बहुत सारे बच्चे रिलैप्स होते हैं क्योंकि उनसे कंट्रोल नहीं होता है। बाहर जाते हैं ट्रायल पे, वो वापस आते हैं, बोलते हैं मैम हमसे कंट्रोल नहीं हुआ, हम रिलैप्स हो गए। हम उनका ट्रीट फिर से करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बाहर चले जाते हैं, स्पेशली इन गल्फ। हम बहुत सारे बच्चों को सऊदी, कतर, ओमान भेज देते हैं क्योंकि वो इस लत से दूर रहे, क्योंकि वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। दुबई हम पहले भेजते थे, अब नहीं भेजते क्योंकि हमारे पास के भी बहुत सारे केसेस आए हैं जो कश्मीरी वहाँ बच्चे गए थे, वो वापस आए हैं, ड्रग करके वहाँ आए हैं। तो ये बहुत ही हैरानगी वाली बात हमारे लिए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बच्चे बाहर जाते हैं जो बिल्कुल रिकवर हो जाते हो रही हैं, कोशिशें मुख्तलिफ लोगों की तरफ से हो रही हैं कि किसी तरीके से जी, चल रहा है। लेकिन जितना ये बड़ा इशू है, क्या उतनी बड़ी तादाद में हम इसको निपटने के लिए तैयार है? क्या मेरी सोच उतनी तैयार है कि मैं ये मानूं कि हाँ, अब ये मेरी सोसाइटी का वो नासूर है जिसको मैंने उठ के खड़ा होके साफ करना है, या सिर्फ मैं तमाशबीन ही बना हुआ हूँ? अभी आपका अपना रिएक्शन क्या है, आपका अपनी सोच क्या है इस बारे में? क्या सोसाइटी तैयार है इस चीज़ को समझने के लिए कि ये आज उसका है, कल मेरा हो सकता है, लेकिन खामोशी है? बिल्कुल खामोशी नहीं। मैं इनफैक्ट ये कहूंगी कि जो नशे में, चलो उनके साथ तो मुझे नाराजगी ही नहीं है, बट जो होश में वो भी बेहोश हैं। मसला तो ये है कि जो लोग होश में है, जो स्टेक होल्डर्स है, जो प्रोफेशनल्स है, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, या हमारे जो स्टेक होल्डर्स है, एनीबडी ऑन द टॉप, नोबडी इज लिसनिंग। आप अगर हमारी बात करेंगे, हमारे इदारे पे कितनी मुसीबतें आए हमें पता है, हमने किस तरीके से इस इदारे को स्टैंड रखा है, हम किस तरीके से हर बच्चे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता है। वी हैव जीरो सपोर्ट। और अगर आप जाएंगे भी, हाउ मेनी, अगर आप खुद एक न्यूज चैनल है, यू नो योरसेल्फ कि डेली कितने ज्यादा केसेस आते हैं। हमें पहले 2016 में, 17, 18 में एक कॉल आता था एक दिन में या एक दो दिन में ड्रग के बारे में। आज हमें 20 से 30 कॉल्स आते पर डे अबाउट ड्रग एडिक्ट्स। सो हाउ मच इज इट इंक्रीज्ड? बाकी सब सोए। मैं खुद हैरान हूं, देयर आर नो रिहैब्स, देयर आर नॉट प्रॉपर डी एडिक्शन सेंटर्स, देयर आर नॉट इवन हमारे जो सिविल सोसाइटी है, जो हमारे लोग है, जो हमारी सोसाइटी जिसको अवाम कहते हैं, सारी सोई भी है। अपने घर में आग जल रही है तो दूसरे के घर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप ये काम जारी रखे हुए हैं, जो कि काबिल तारीफ है। तो आपकी नज़र में, चूंकि आप इन पेशेंट से डील कर रही है, आपकी नज़र में इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन या जो वो लोग जिनका समाज में असर है, चाहे वो हमारे मजहबी स्कॉलर हो, क्या इकदाम उनको उठाने चाहिए ताकि इस पर थोड़ा सा काबू पाया जा सके? देखिए, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ड्रग्स को समझना कि ड्रग्स क्यों फैल रहा है, ड्रग्स किन एज में फैल रहा है, ड्रग्स से क्या क्या नुकसानात इस सोसाइटी को हो रहे हैं। सिर्फ ये असरात एक घर पे नहीं है, ये सोसाइटी पे, इकोनॉमी डाउन हो रही है। ठीक है, जब सारे जवान सोए हुए हैं तो इकोनॉमी कैसे बूम होगी? एजुकेशन लेवल डाउन हो रहा है। वी हैव अ लॉट ऑफ ड्रॉप आउट्स। जितने भी हमारे यहाँ पे, जितने भी हमने बच्चे यहाँ पे लिए, मैक्सिमम वो ड्रॉप आउट्स। तो आप मुझे बताएं, एजुकेशन लेवल कश्मीर की बहुत डाउन रही, लिटरेसी लेवल इज गोइंग वेरी डाउन। सोसाइटी में एक ऐसी आग लगी है जो हम बुझा ही नहीं रहे हैं। तो हम सबको, फॉरगेट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट, ठीक है, आई हैव नो मच होप ऑन देम, बट जो हम एज अ सोसाइटी है, हमें बाहर निकलना है, हमें इस आग को बुझाना है, हमें मिलके काम करना है। मसला है कश्मीर ये है, कश्मीरी के अगर एक घर में आग लग रही है तो दूसरा चुप है,
एक घर का बच्चा जो नौजवान है वो ड्रग्स में तिलतमा रहा है, तो दूसरा घर वाला जो है वो चुप है। इतने सेल्फिश हो गए हैं हम लोग, इतने सेल्फिश हो गए कि दिन दहाड़े लड़के जो हमारे ड्रग्स से मर रहे हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हम बस अपने घर में ठीक हैं। तो आप मुझे बताएं, जब हर कोई ऐसा अच्छा, सोचेगा एक तो बाहर लैला हम कुरैशी, कैसे एक बड़ा आएं? इंपॉर्टेंट है और जो ये मैं आज आपसे भी जानना हम चाहूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा मेरे लिए भी। अक्सर नोशन ये है, जब मैं इसको रिसर्च कर रहा था, लोगों से पूछा कर रहे थे, ये तो अमीर लोगों का चोचला है जी, अमीर लोगों के बच्चे फंसे हैं। लेकिन मेरा जो रिसर्च है, अब ये अमीर गरीब की तमीज़ भूल चुका है, अक्रॉस द लाइन सारे इसमें चले गए हैं, क्योंकि आप डायरेक्टली देख रहे हैं क्या है पोजीशन और उम्र की हद कौन सी है। और ये जो हमारी बेटियां इसमें फंस रही हैं, क्या आप इसको हैंडल कर पाएंगे? क्या 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 है ग्राउंड जीरो की कहानी? देखिए, सब रियलिटी, एक आपको रियलिटी चेक देती हूँ। हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर में सबसे छोटा पेशेंट 7 years था। इट्स नॉट अ जोक। 7 साल, मेरा अपना बच्चा 9 साल का है, 7 साल का बच्चा हेरोइन ले रहा था, इंजेक्शन। ये एक मजाक की बात नहीं है कि कश्मीर में 7 साल का बच्चा जो है वो हेरोइन लेता है और खुद अपने हाथों से इंजेक्ट करता है। आप उस बच्चे की कैफियत देखें, आप देखिए वो बच्चा किस दर्द से गुजर रहा होगा, आप देखिए उसके माँ बाप किस दर्द से गुजर रहे होंगे, और जो उसके दोस्त है, जो उसका स्कूल है, उस पर क्या असरात होंगे। उसके बाद सबसे बड़ा पेशेंट हमारे पास 70 years का आया है, 70 years। सो आप एक रेंज, आप ये बात तो छोड़ ही दीजिए 20 to 35, नहीं, इट इज 7 to 70। आई टेक इट इन अ ब्रॉडर वे। और रही बात लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां 13 साल की, 12 साल की, 11 साल की, 8 9th में पढ़ती हैं, वो सारी हॉस्पिटल्स रात को होती है, सारी मेडिकेशन ले रही है। मसला ये भी तो है ना कि हमारा एक ड्रग यहाँ है नहीं, यहाँ फार्मेसी पे भी बेचा जाता है ड्रग्स। आई विल बी वेरी ओपन एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे इनलीगल मेडिसिन बेचे जाते हैं, कोडीन बेचा जाता है, कफ सिरप्स बेचे जाते हैं, हेरोइन बेचा जाता है, चरस बेचा जाता है, कोकेन भी आ गया, LSD भी आ गया। आप मुझे बताएं फिर बच्चे किस चीज से बचेंगे? नींद नहीं आती है तो भाई वो ड्रग्स ले लेते हैं, टेपेंडॉल आ गया है, टेपेंडॉल ले लेते हैं छोटे छोटे बच्चे, उसके साथ वो दिन रात सोए होते हैं, उसमें मॉर्फिन पड़ता है। आई मीन, वेयर आर वी स्टॉपिंग? एंड द ग्राउंड रियलिटी इज, मैं आपको, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। और रोज मैं देखती हूँ, रोज हमारा दिल मरता है इन बच्चों को देख के, रोज, कि क्या क्या करें हम। हमारे पास एक कैपेसिटी है बिल्डिंग की वेयर वी कैन ओनली अकोमोडेट 25 to 30 किड्स। उन 17 लाख बच्चों का क्या हम यहाँ 30 से ठीक भेजेंगे? क्या ये सेंस भी बनता है कि वो 30 ठीक रहेंगे, उनको बाकी बच्चे फिर से इन्वॉल्व कर देंगे? इस तरह तो हमें सारे अपने नौजवान जो है वो बाहर। लैला कुरैशी साहब, चूंकि आपका रिसर्च है इस पर, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ और मेरी आवाम तक ये बात जाए, हो सकता है किसी के दिल में ये बात उतर जाए। ये जो नेक्सस है अब ड्रग पेडलर का और ये जो आवाम के बीच नेक्सस बना है, कुछ लोगों के बीच नेक्सस बना है, ये कितना खतरनाक है? और क्या आपको लगता है कि जो एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं वो ब्लैक एंड वाइट में कुछ कर पा रहे हैं, सही में कुछ कर पा रहे हैं, या सिर्फ एक लिप सर्विस है, एक फोटो शूट है जो हर दिन हम देखते हैं कि 2 लोगों को पकड़ा गया, इतनी बोतलें पकड़ी गई, ये है, लेकिन वो जो बिग शॉट्स, बिग गन्स हैं, वो आज भी एंजॉय कर रहे हैं हर एक चीज को? ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। अगर हमारी, मतलब मैं, आई वोंट इवन ब्लेम द पुलिस। मैंने देखा है किस तरीके से हमें SHOs, हमें यहाँ पे जो भी ऑफिसर्स है वो कॉल करते हैं कि भाई मैम हमने पेडलर पकड़ा है लेकिन वो अब्यूजर भी है, हम उसको क्या करें क्योंकि उसको विड्रॉल्स आ रहे हैं। अगर थाने में कोई लड़का मर जाता है तो जिसने पकड़वाया है, चाहे वो उसके माँ बाप क्यों ना, वो थाने पे केस कर देते। मसला तो वो भी है ना हमारे यहाँ पे। अगर हम कुछ करना भी चाहते हैं तब भी करने देते नहीं है। और रही बात नेक्सस की, या आप ड्रग माफिया की बात करेंगे, फॉरगेट अबाउट ड्रग माफिया, वो तो बहुत दूर की बात है। सबको पता है किस घर में पेडलर है, किस घर में अब्यूजर है, किस घर के बाहर ड्रग लिया जा रहा है, किस घर के बाहर ड्रग्स दिया जा रहा है, किसके घर, किसकी गाड़ियां ड्रग के पैसों से आ रही है। बट जो पड़ोसी है, जो पुलिस है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता और हो भी नहीं रहा है। आप मुझे बताइए, क्या लोगों को नहीं पता होगा कि किस घर में ड्रग पेडलिंग हो रही है या स्मगलिंग हो रही है? हर किसी को पता होता है। हमारे यहाँ पे जो जिट जिसको कहते हैं, मोहल्ला प्रेसिडेंट जो होते हैं, उनको पता होता है। वो खुद हमें बोलते हैं कि हाँ जी मैम ये करता है, हम क्या करें, हम पकड़ेंगे भी तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? तो आप जिस ड्रग माफिया की बात करें, दैट इज अ वेरी फार थिंग, वो एक सेकेंडरी क्वेश्चन है।
उस तक पहुंचना, पहले हमें जो छोटी फिशेज हैं उनको तो मारना है, फिर लेट्स कैच द बिग फिश तक आप डायरेक्टली पहुंचोगे। इज दैट पॉसिबल? एक पहले आखिरी आप चीज गन तो लैला कुरैशी साहबा, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा। अभी इमिडिएटली हमने क्या करना है? क्या हम ये जो छोटे छोटे सेंटर चला रहे हैं इन्हीं को आगे बढ़ाना है, या कुछ एक मैकेनिज्म बनाना है जहाँ पर इन लाखों लोगों को हम रिहैबिलिटेट कर पाएँ, इनको ला के एक दायरे में रख पाएँ? सी देयर इज अ सिस्टम। आप जो ये कह रहे हैं ना, एक बड़ा रिहैबिलिटेशन हम लाखों लोगों वहां लाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक सिस्टम है जिसमें ड्रग खत्म हुआ जाता है, और वो सिस्टम शुरू होता है हर घर से, हर मोहल्ले से, एजुकेशन सेंटर से, ऑफिस से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, हर जगह से। इफ आई रन अ स्कूल, इट इज माई ड्यूटी टू चेक एवरी चाइल्ड कि कोई बच्चा ड्रग तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है। आप मुझे एक बात बताएं, मेरा स्कूलों पे एक सवाल, यूडीएस होता है कभी? यूडीएस मींस अ सिंपल यूरिन टेस्ट जो एक बच्चे का हो सकता है, और वहीं पे पता चलेगा वो बच्चा ड्रग ले रहा है कि नहीं। कितनी बार हमने सारे स्कूल्स को कहा कि भाई एक यूडीएस टेस्ट कराओ, हम अपनी नर्स भेजेंगे, हम अपने मैन पावर भेजेंगे, आप सिर्फ हमें किट्स अवेलेबल करो ताकि आपको पता चले आपके स्कूल में कौन ड्रग ले रहा है कौन नहीं। नो स्कूल एजुकेशन इज बॉदर्ड अबाउट दिस। छोड़े स्कूल एजुकेशन, मुझे बताएं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है, क्या उनका यूडीएस होता है बिफोर दे आर एम्प्लॉयड? नो। क्या प्राइवेट सेक्टर में यूडीएस होता है बिफोर दे आर एम्प्लॉयड? नो। सो हाउ कैन यू इवन रिकॉग्नाइज हु इज डूइंग ड्रग्स? टेल मी, व्हेन वी डोंट हैव अ डेटा। क्या मुझे आप एक बात बताइए, हॉस्पिटल जब आता है, लड़का एडमिट होता है, लड़की एडमिट होती है फॉर एनी अदर फिजिकल रीजंस, क्या उसका यूडीएस होता है? सबसे पहले हमारे सेंटर में सबसे पहले अगर एम्प्लॉयड नहीं आता है उसका यूडीएस होता है, क्योंकि हमें जानना है कि कोई वो ड्रग तो नहीं ले रहा है जो वो यहाँ पे है। एक सिस्टम बनाना है। सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करना है कि कितने बच्चे इसमें इन्वॉल्व है, कितने बुजुर्ग इसमें इन्वॉल्व है, कितने जवान इसमें इन्वॉल्व, कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इसमें इन्वॉल्व, कितने ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है, कितनी औरतें, कितनी लड़कियां, क्या कितने मैं प्राइवेट इसको सेक्टर्स, क्या मैं कहां इसको कहां। ऐसे बताऊं कि जिस तरीके से हम बायोमेट्रिक करते हैं हर जगह पर कि भैया आपकी हाजिरी लाजमी है लेकिन बायोमेट्रिक से होनी है ये हाजिरी, अब ये वाला एक छोटा सा यूरिन टेस्ट ये मैंडेटरी करना है ये जानने के लिए कि मेरे लेफ्ट राइट में जो लोग बैठे हैं क्या ये ड्रग एडिक्ट है या नहीं है? दे आर ड्रग फ्री। यस, यहाँ पे हमारे सेंटर में, आई एम अ फीमेल, आई एम दी को-फाउंडर ऑफ द सेंटर। हम जब टेस्ट करते सारे स्टाफ का रेगुलर टेस्ट होता है और अचानक होता है, मैं खुद टेस्ट भी करती हूँ अपना। हम लड़कियां जो यहाँ पे काम करती हैं हम भी टेस्ट, काउंसलर्स हैं, नर्सेज हैं, सब टेस्ट करते हैं, बिकॉज इट्स मैंडेटरी, इट्स इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंडेटरी होना चाहिए यूडीएस हर डिपार्टमेंट में, हर एजुकेशन सेंटर में, हर जगह, इवन इन पुलिस, इवन इन एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीवेयर। जब आपको वहीं ऑन स्पॉट पता चलेगा जी मेरे 10 एम्प्लॉयज ड्रग्स करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट की, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज 10 हैं जो सपोज ड्रग्स करते हैं, उनका फिर रिहैबिलिटेशन उस सेक्टर का, इस सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पे स्कीम्स है, इस पे रिहैबिलिटेशन पे स्कीम्स निकली हैं। कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है और इतना स्टिग्मा अटैच्ड है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि भाई इस वजह से हेपेटाइटिस सी ए बी हो रहा है। इट इज अ मेजर इमरजेंसी इन आवर सोसाइटी के हेपेटाइटिस ए बी सी के यहाँ पे 90% जो है केसेस आ रहे हैं। अब मुझे पता है वो फैलेगा नहीं, घर वालों को नहीं फैलेगा, दूसरों को नहीं फैलेगा। HIV केसेस आ रहे हैं जो कश्मीर में बहुत मिनिमम था। आप सिर्फ ड्रग की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई ड्रग ले रहा है, कोई नशा ले रहा है, वो नशे में, उस नशे से उसको और बाकी सोसाइटी को कितने नुकसानात हैं वो हम देख ही नहीं रहे, अनदेखा कर रहे हैं। तो एक सिस्टम हमें बनाना है, डिमांड सप्लाई कट करनी है, ठीक है, एक सिस्टम बनाना है, हमें रिकॉग्नाइज करना है कौन कौन ड्रग ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, कौन क्लीन है, उसके बाद रिहैबिलिटेशन आता है। पहले हमें डेटा तो लाना है ना, पहले हमें देखना तो है ना। बहुत बहुत शुक्रिया लैला कुरैशी साहिबा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, हम कोशिश करेंगे कि हर दिन इस पर कोई ना कोई गुफ्तगू हो ताकि मेरी जो सिविल सोसाइटी है, मैं, मेरे आसपास रहने वाले लोग, बात तो हम घर में करते हैं लेकिन खुलकर सामने आए। वक्त ये है कि इस आग को बुझाना है, इसका इंतज़ार नहीं करना है कि ये पड़ोसी का घर जल रहा है। आज पड़ोसी का घर जला है, कल मेरा भी जल सकता है अगर मैंने आज एहतियाती तदाबीर नहीं किए।